नमस्कार साथियों, आज के सेशन में पर्यावरण अध्ययन वाली सीरीज के अंतर्गत बीए, बीएससी और बीकॉम वाले सभी फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत दोस्तों हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक जितने भी सेशन लिए हैं उन्हीं सेशनों से और ज्यादा, उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, अर्थात ये कि कुछ मॉडल पेपर के रूप में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कहने का अर्थ यह है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक में हमने जितने भी क्वेश्चनों को डिस्कस किया है उन सभी में से भी जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको दोस्तों हम इस मॉडल पेपर के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। बेसिकली दोस्तों 2024 के लिए ये वाले क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस सीरीज को भूल मत जाइएगा, ये 2023 से 2027 वाले छात्रों, सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सभी प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, उनके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि प्लेलिस्ट को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। उसमें आपके अपने जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट विस्तार पूर्वक मिल जाएंगे। एक बात और याद रखिए कि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में जितने भी क्वेश्चन आंसर हम पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन कोर्स में ही पढ़ा रहे हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट हम पूरे डिटेल में लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, पूरे चैप्टर वाइज, टॉपिक, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, है ना। तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, इसमें सभी आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे और हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है, जिसे डाउनलोड करके आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों पहला लेक्चर सेशन का पहला क्वेश्चन लेंगे मॉडल पेपर 2024 में 50 प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका पहला क्वेश्चन है पर्यावरण के संबंध में। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले एक बात और सुन लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 से इस क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, इस सीरीज के लेक्चर को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं सभी क्वेश्चन, इसमें मॉडल पेपर में कोई नया क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं मैं, वो सभी क्वेश्चन है जो पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उनमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहां पर लेकर के आया हूं ताकि ये 50 क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लीजिएगा एकदम तरीके से, याद रखिएगा, है ना, रट लीजिएगा। एग्जाम में कई बार रिपीट ये क्वेश्चन हुए हैं और जो पहली बार देख रहे हैं सेशन को उनको भी बताना चाहूंगा कि लेक्चर नंबर 1 से आपका देखना जरूरी है यदि आप पर्यावरण वाली इस अध्ययन वाली सीरीज को अच्छे से कंठस्थ करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने हैं। पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है, या पर्यावरण जैव तत्वों का समूह है, या फिर पर्यावरण अजैव और जैव दोनों ही तत्वों का समूह है, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों याद रहे इसका राइट ऑप्शन होगा आपका पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन सी अर्थात सा सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सीरीज में हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा स्पीड से क्लास को आगे खींचेंगे क्योंकि डिस्कस हम पहले सीरीज में कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन पर पूरे विस्तार से मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, डिस्कस करवा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पर्यावरण का घटक है। पर्यावरण का घटक पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, भूमि, जल एवं वायु, जैविक प्राणी या सभी। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं पर्यावरण के भूमि, जल, वायु, जैविक प्राणी ये सभी के सभी घटक है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। पर्यावरण पर अधिकार है, पर्यावरण पर किसका अधिकार है। क्या मानव का पर्यावरण पर अधिकार है, या वनस्पति का है, या जंतुओं का है, या फिर इन सभी का है। अर्थात कि सभी जीवों का, समस्त जीवों का, मानव, वनस्पति या जंतु समस्त जीवों का अधिकार है। तो एग्जैक्टली पर्यावरण पर समस्त जीवों का अधिकार है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। पृथ्वी के धरातल से लेकर के कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल विस्तारित है, फैला हुआ है। 12,900 किलोमीटर तक, किलोमीटर में दोस्तों याद रखिएगा, 1600 किलोमीटर, 1000 या फिर 330 किलोमीटर। तो याद रहे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन समाहित है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन जो गैस है वो कितने प्रतिशत है, बाकी हिस्से में अन्य गैसों का जो है मिश्रण पाया जाता है उसमें। तो ऑक्सीजन कितनी है, 21%, 78, 2% या 0.03%। याद रहे 21।
21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा संसाधन अनव्यकरणीय है? अनव्यकरणीय मतलब कि अनवीकरणीय है। अब ये अनवीकरणीय क्या होता है और नवीकरणीय क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस करवा चुका हूं, शॉर्ट में बता देता हूं। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिस संसाधन को एक बार समाप्त कर देने पर, जिसका एक बार उपयोग कर लेने पर वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, वो फिर से नहीं बनता। तो ऐसा ही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कि इनमें से एक ऐसा कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो अनवीकरणीय है, जिसको एक बार प्रयोग कर लेने पर वह पूरी तरह समाप्त हो जाता है या हो जाएगा। पेट्रोल, भूमि, जल या जल शक्ति। तो आप आसानी से इस ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पेट्रोल। ठीक है ना, क्योंकि पेट्रोल ही एक ऐसा संसाधन है जिसे एक बार जमीन से निकालने के बाद इस्तेमाल करने के पश्चात में यह पूरी तरह समाप्त हो जाता है, इसका कोई अंश बचता नहीं है। ठीक है ना। बाकी भूमि, जल और जल शक्ति ये प्रकृति के द्वारा नवीकरणीय संसाधन है, ये फिर से रिन्यू हो जाता है। चलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में खाद्य समस्या का सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? खाद्य समस्या का, भोजन सामग्री का। वनों का विनाश सबसे बड़ा कारण है, मृदा अपरदन सबसे बड़ा कारण है, जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है, या प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ा कारण है? तो बेसिकली खाद्य समस्या के चारों ही कारण है, लेकिन पूछा गया है मूल कारण कौन सा है, सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो ऑप्शन सा सही होगा, जनसंख्या वृद्धि सबसे मूल कारण है ना, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही बाकी के विनाश हो रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? ऊर्जा संकट का, जिस प्रकार से आज ऊर्जा संकट का सामना हम लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है सॉरी, तो उसका समाधान क्या हो सकता है? क्या कोयले की खोज करके और ऊर्जा का प्रोडक्शन करना, यह समाधान हो सकता है, या फिर पेट्रोलियम की खोज करके ऊर्जा का समाधान निकाला जा सकता है, या फिर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज करके और हम ऊर्जा संकट का समाधान कर सकते हैं, या फिर बिजली की कटौती करके हम ऊर्जा को बचा सकते हैं? बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आज पूरी दुनिया पेट्रोलियम से चलने वाले वाहनों की अपेक्षा लाइट से चलने, बिजली से चलने वाले बैटरी है ना, इलेक्ट्रिकल वाहन बना रही है, पूरी दुनिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो ये ऊर्जा संकट के वैकल्पिक स्रोतों की खोज की जा रही है, या जो इलेक्ट्रिक वाहन आज आ रहे हैं वर्तमान में, उनको ही ऊर्जा संकट के वैकल्पिक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है ना। तो वैकल्पिक स्रोत मतलब ऐसे जिससे पेट्रोलियम से चलने वाले वाहनों को हटा करके और जो ऊर्जा से चल सके, ऊर्जा अर्थात कि जो ये इलेक्ट्रिक वाहन है जो बिजली से चल सके, ताकि बिजली को अन्य संसाधनों से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस बताइए कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 अक्टूबर को, 16 अगस्त को या 16 जून को? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है ना। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मेथेन पाई जाती है, एथेन, प्रोपेन या सभी? तो बायोगैस में बताइए कौन सी गैस आती है? तो बायोगैस में दोस्तों मेथेन गैस पाई जाती है, जो कि एक स्वच्छ गैस है, स्वच्छ गैस के रूप में मान सकते हो आप इसको, ये हानिकारक गैस नहीं है। ठीक है ना। और अति ज्वलनशील गैस है मीथेन गैस। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में भूस्खलन की घटनाएं किन राज्यों में होती है, या किस राज्य में होती है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में या सभी में? तो एग्जैक्टली आप आसानी से इसको भी टिक लगा सकते हैं। इन तीनों राज्यों में जो है भूस्खलन की समस्याएं दिन ब दिन होती रहती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन कितनी जल की आवश्यकता होती है? एक व्यक्ति को अगर जीवित रहना है तो कितना जल उसको कम से कम लगता है प्रतिदिन 24 घंटे में? 2 से 2.5 लीटर, आधे से 1 लीटर, या 1 से 1.5 लीटर, या फिर 0 से आधा लीटर? बताइए कितनी हो सकती है आवश्यकता?
तो 2 से 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को स्वस्थ तरीके से जीने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में से कोई उठा के बोल दो सर मैं तो आधे लीटर में या 1 लीटर में भी काम चला लेता हूं, ये चला लेती हूँ, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी अगर स्वस्थ रहना है तो कम से कम 2 से 2.5 लीटर 24 घंटे में जल लगता ही लगता है एक व्यक्ति को। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है? अब मैं उम्मीद तो आपसे लोगों से कर सकता हूं कि भूमिगत जल स्रोत कौन सा होता है और भूमि जल स्रोत कौन सा होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। भूमि के ऊपर पाए जाने वाला जो जल स्रोत होते हैं जैसे तालाब, नदियां, समुद्र, तो ये भूमि जल स्रोत है। और भूमिगत मतलब भूमि के अंदर जो जल स्रोत है उसको हम भूमिगत जल स्रोत कहते हैं। तो भूमिगत जल स्रोतों में 4 आप ऑप्शन देख रहे हैं, झील, तालाब और नदी, ये तो भूमि के ऊपर जल रहता है। भूमि के अंदर नलकूप, जो बोरिंग वगैरह होती है ना, नलकूप जो लगे होते हैं, तो उसमें जो पानी आता है वो जमीन के अंदर से आता है, उसको हम भूमिगत जल कहेंगे। ठीक है, तो भूमिगत जल स्रोत कौन सा है? नलकूप वगैरह। क्लियर है? अगला प्रश्न, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भूभाग जल से घिरा हुआ है? पूरी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग जल से घिरा हुआ, मतलब ये समझ लीजिए कि पृथ्वी का, हम जहां रहते हैं, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल में डूबा हुआ है और हमारे लिए सिर्फ कितनी पृथ्वी है? ऑप्शन है 50%, 60, 70 या 80%। तो याद रहे दोस्तों, 70% जो जमीन है, 70% जो भूमि है वो पानी में डूबी हुई है। हमारे रहने के लिए वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 30% भूमि ही है जिस पर हम निवास करते हैं, और 30% भूमि पर भी पूरी भूमि पर निवास नहीं करते हैं। कई जगह जैसे आर्कटिक महाक्षेत्र है ना, आर्कटिक क्षेत्र है या अंटार्कटिका है, तो यहां पर बर्फ जमी हुई है, वहां पर जो है मानव की आबादी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है जो जहां पर मानव की आबादी नहीं है। तो 30% में भी बहुत कम क्षेत्र है जहां पर मानव रहता है, और बहुत बड़ा भूभाग ऐसा पड़ा हुआ जो मानव रहित है। ठीक है ना, 70% भूभाग पृथ्वी का जल में डूबा हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? वनों पर कौन सा उद्योग आधारित है? चमड़ा उद्योग वन पर आधारित है, सीमेंट उद्योग वनों पर आधारित है, कागज उद्योग या कपड़ा उद्योग? तो इजीली आप कर सकते हैं कागज उद्योग। जो कागज उद्योग है वही वनों पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है, इमारती लकड़ी का उपयोग, जो इमारती लकड़ियां होती है उनका उपयोग होता है किसमें? फर्नीचर बनाने में, या फिर कागज बनाने में, या शाही बनाने में, शाही का निर्माण करने में, इंक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे दोस्तों, जो इमारती लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी क्योंकि कड़क और ठोस लकड़ी होती है, इसलिए इसका निर्माण जो है फर्नीचर निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से इमारती लकड़ी नहीं है, कौन सी लकड़ी है जो इमारती लकड़ी नहीं है? 4 है, आबनूस, रोडवुड, आयरन और बांस। तो एग्जैक्टली बांस वो लकड़ी है जो इमारती नहीं है, जिसका प्रयोग फर्नीचर निर्माण में नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में वृक्ष नहीं पाया जाता। इनको बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को उस सीरीज में समझाया है, इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं ना उनमें बहुत विस्तार से समझाया, एक एक बात को पूरा उसकी पोस्टमार्टम करके समझाया मैंने आप लोगों को। तो उस चीज को देखिएगा जरूर, एक बार देखोगे ना तभी समझ आएगा, ऐसे अपना समझ नहीं आने वाला है। चूंकि ये मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो मेरा यहाँ उद्देश्य सिर्फ ये है कि पिछली सीरीज में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उनमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उनको निकाल करके मैं यहां पर लेकर के आऊं, तो वो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं यहां पर। और ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अगर देखिए, अगर आप डीएवीबी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके यहां पर एक सीरीज चलती है यशराज पब्लिकेशन के नाम से। यशराज पब्लिकेशन में हूबहू ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने को। सीरीज के लास्ट पेज पर आपको पूरे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2-4 क्वेश्चनों को हटा दे तो बाकी सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और वाकई में मैंने देखा है, पेपरों को मैच भी किया है, काफी एनालाइज किया है, तो पाया है कि उस सीरीज के जितने क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में लास्ट में दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो जिन दोस्तों के पास में यशराज पब्लिकेशन सीरीज नहीं है, जो नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पढ़ते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक बोलती नहीं है, सिर्फ आपके सामने रखती है, मैं आपको बोल करके समझा भी रहा हूं, है ना। चलिए, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में
कौन से वृक्ष है जो नहीं पाए जाते? साल के वृक्ष नहीं पाए जाते, चीड़ के, देवदार के या स्प्रूस के? तो याद रहे दोस्तों, जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं उसमें साल वृक्ष नहीं पाए जाते, सागौन, साल के वृक्ष नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन बाढ़ को क्या करते हैं? अनियंत्रित करते हैं क्या? वन बाढ़ को, जो नदियों में बाढ़ आती है उसे क्या करते हैं? अनियंत्रित कर देते हैं, मतलब बाढ़ और भयानक हो जाती है वनों के कारण, या फिर नियंत्रित हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है, या फिर निश्चित हो जाती है या अनिश्चित हो जाती है। तो ये दो ऑप्शन तो किसी काम के नहीं, इसको आसानी से आप कट लगा सकते हो। यहां पर नियंत्रित वन क्या करते हैं? जो नदियों में, अगर नदी के चारों तरफ, दोनों तरफ अगर अच्छे खासे वन होंगे ना, तो नदी में जो बाढ़ आती है वो बाढ़ नियंत्रित हो जाती है, संतुलित हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला है भूचरण। भूचरण मृदा का कट जाना, ठीक है ना, मृदा का कट जाना। भूचरण कहें या मृदा अपर्दन कहें, दोनों एक ही है। मृदा का, भूमि का कटाव होता है उसको हम मृदा का क्या कहते हैं? भूचरण कहते हैं या मृदा अपर्दन कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है? वन उन्मूलन से संबंधित है। मतलब वन उन्मूलन का मतलब क्या हुआ? वनों का विनाश, वनों को खत्म कर देना धीरे धीरे, उसकी कटाई करके। वन उन्मूलन से मृदा अपर्दन का संबंध है या नहीं है? वायु प्रदूषण से संबंध है या नहीं है? कृषि से संबंध है या नहीं है, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा? ए। वनों की जो कटाई हो रही है भयानक रूप से, उस वनों की कटाई होने से वो जमीन खाली हो जाती है, उसकी जो पकड़ मजबूत होती है मृदा की, वो कमजोर पड़ने लगती है और आसानी से उसका क्षरण होने लगता है, अपर्दन होने लगता है। ठीक है, तो मृदा अपर्दन का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वो वन उन्मूलन ही है। और बेसिकली अगर दोस्तों हम विस्तार पूर्वक क्लासेस लेते हैं ना, तो मैं आपको ये भी बताता कि वायु प्रदूषण के कारण भी मृदा का अपर्दन होता है, वो कृषि के कारण भी मृदा का अपर्दन होता है, लेकिन वो कैसे होता है ये डिटेल क्लासेस में आपको भली भांति सीखने को मिलेगा, है ना। जियोग्राफी की क्लासेस में मैं आपको ये पढ़ा भी चुका हूं। चलिए खैर, ये एमसीक्यू सीरीज है इसलिए हम यहां पर इतनी ही बात करेंगे। तो वन उन्मूलन, वनों का विनाश ही सबसे बड़ा कारण है मृदा अपर्दन के लिए। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? भाखड़ा नागल बांध, शायद आई थिंक कि लास्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या गुजरात में? तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, ये होशियारपुर। कहां पर है होशियारपुर? पंजाब में है। तो पंजाब में, पंजाब के होशियारपुर में ही भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? हर भारतवासी जानता है गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री है। और ये गंगोत्री से पहले ये नदी किस नाम से जानी जाती है? कहां से आती है? कितनी नदियां मिलकर के गंगोत्री में आकर के गंगा का नाम बनता है एक नदी का? तो ये सारी कहानी भी मैंने पिछले सेशनों में ली है आप लोगों के लिए, है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण मतलब समझते हैं ना, या तो बहुत बड़े क्षेत्र का जो है दलदली हो जाना, दलदली भूमि हो जाना, वो किसी काम की नहीं रहेगी, या उसका रेगिस्तान बन जाना, इसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो कहा जा रहा है, प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा कारक सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? किन कारणों से मरुस्थलीकरण बनता है, होता है? खनन के कारण, जो हम खदानें, बड़ी बड़ी जो माइनिंग होती है, माइनिंग करते हैं ना, बड़ी बड़ी खदानें होती है जिसमें से हम प्राकृतिक तत्वों को निकालते हैं, संसाधनों को निकालते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है कोयले का। तो कोयले की खदान आपने कभी देखी हो दोस्तों, तो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई होती है वो, ठीक है ना। तो जितने क्षेत्र में वो खदान होती है ना, जिस क्षेत्र को वो जो हायर करके और उसमें कोयला निकालते, वो सारा क्षेत्र बंजर हो जाता है, मरुस्थलीकरण धारण कर लेता है। इसके अलावा वनों की कटाई, जी हाँ, वनों की कटाई होने पर भी मरुस्थलीकरण होता है। अत्यधिक चराई से भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सही है ना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एग्जैक्टली गंगा नदी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों? महानदी पर। किस पर? महानदी पर। थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूं। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध बताइए किस पर है? चंबल पर है। कहां पर? चंबल नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन है कौन से? मानसूनी, टुंड्रा, सदाबहार या ज्वारीय वन?
तो भारत में जो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं ना दोस्तों, वो मानसूनी वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन, ठीक है। और ये मानसूनी क्या होते हैं, टुंड्रा क्या होते हैं, सदाबहारी, ज्वारी, ये सारी बातें मैं आप लोगों को सेशन में बता चुका हूं, पहले के सेशनों में पूरे विस्तार से बताया मैंने आप लोगों को, अभी जीवन में भूल नहीं पाओगे उन सेशनों को देखोगे तो। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से हैं? आर्थिक दृष्टि से, पैसों के मामले में, है ना, मतलब सबसे ज्यादा आर्थिक कमाई हमें कौन से वन करवाते हैं, कौन से वनों से ज्यादा आर्थिक कमाई होती है? ज्वारी वनों से होती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से होती है, या सदाबहार वनों से होती है, या पर्वतीय वनों से होती है? तो एक बात याद रखिए, आर्थिक दृष्टि से अगर देखोगे तो वनों से अगर आप कमाई करना चाहते हो ना, तो उस वन में सबसे ज्यादा इमारती लकड़ियां होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमारती लकड़ियों का ही प्रयोग हम फर्नीचर निर्माण में करते हैं, और फर्नीचर निर्माण वाली जो लकड़ियां होती है, वो इमारती लकड़ियां जिस वन में ज्यादा होगी वही वन हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगे आर्थिक दृष्टि से। तो ऑप्शन बी यही इशारा करता है। जो पर्णपाती वन होते हैं ना, जो मौसम आने पर पत्ते गिरा देते फिर नए पत्ते आते हैं, वो वन अधिकतर उनमें जो है इमारती लकड़ियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट वन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोली गई थी? भारत में सबसे पहले कोयला की खदान कहां पर प्रारंभ हुई थी? उस पर अभी अभी एक मूवी भी आई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। किस नाम से थी दोस्तों? तो रानीगंज के नाम से थी, ठीक है ना, रानीगंज के नाम से, ठीक है। कहां पर है रानीगंज? आई थिंक कि पश्चिम बंगाल, समथिंग पश्चिम बंगाल में ये रानीगंज है, आई थिंक, नहीं एग्जैक्टली है ना, रानीगंज पश्चिम बंगाल में। तो यहीं पर पहली खदान खोली गई थी, कोयला खदान जिसे बोला गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहां पर स्थित है? गोंडवाना तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले छात्रों को तो अच्छे से पता होगा, क्योंकि आपके ही क्षेत्र में है गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान, ये घास इतना बड़ा होता है, लगभग अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो दोस्तों इतने बड़े हैं कि अगर आप उस घास में चले जाओगे ना, तो आपका कोई पता भी नहीं लगा पाएगा। इवन कि बड़े बड़े थे, हाथी भी घुस जाए तो हाथी का भी पता नहीं चल पाएगा, इतना बड़ा घास होता है इसमें, है ना। तो घास के मैदान, सवाना घास के मैदान दरअसल कहां पाए जाते हैं? उत्तरी और मध्य अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में, मध्य एशिया में। तो दोस्तों एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, बेसिकली सवाना घास के मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, अमेरिका में भी पाए जाते हैं, लेकिन उत्तरी अमेरिका में नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान, मध्य एशिया में नहीं बल्कि सिर्फ भारत में, सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया बचा है और उत्तरी और मध्य अफ्रीका बचा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सवाना घास के मैदान पूरी दुनिया में फेमस है अफ्रीका के मैदान, इसलिए पहली प्राथमिकता आपकी अफ्रीका रहेगी। और अफ्रीका के चूंकि उत्तरी क्षेत्र में और मध्य के क्षेत्र में, बीच के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मैदान है सवाना घास के, ऑप्शन इसीलिए हम ए को टिक लगाएंगे। हाँ, अगर अफ्रीका वाला ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑस्ट्रेलिया को हम इजीली टिक लगाएंगे, तो वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश वासियों के घर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश दैट मीन्स जहां पर 12 ही महीना बर्फ जमी होती है, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, हाँ लोग रहते हैं वहां पर, है ना, वहां पर मानव आबादी है लेकिन बहुत नाम मात्र की है, बहुत कम है। तो वहां पर जो लोग रहते हैं उनके जो घर होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? काल के नाम से, इजवा, इग्लू या तिपी? तो एग्जैक्टली इग्लू के नाम से। किस नाम से? इग्लू के नाम से। इग्लू क्या होते हैं? ये बर्फ के घर होते हैं दोस्तों, बर्फ से बनाए जाते हैं ये घर, ठीक है ना। बाकी आप YouTube कर लीजिएगा, इग्लू आपको दिख जाएंगे, बहुत प्यारा लगेगा। और एक बार आपका भी मन करेगा कि यार काश लाइफ में एक बार तो एक दिन इस घर में बिताए, है ना, पूरी तैयारी से जाइएगा, कभी जाने का मौका भी मिले तो, ठीक है। इग्लू क्लियर है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मरुस्थल जिसकी हमने बात की थी अभी रेगिस्तान की, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, कालाहारी, सहारा या फिर थार मरुस्थल? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ना, वो सहारा मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल। कहां पर है, कितना बड़ा है, क्या है क्या नहीं, ये सब मैंने सेशन में बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की व्याख्या सबसे पहले किसने की? पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या
पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले किसने बताया था, इससे परिचय किसने करवाया? ओडम, तांसले, हेगेट या रिटर? तो याद रखिएगा तांसले साहब, ठीक है ना। चलिए तांसले। अगला प्रश्न है, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं, तो जो हमारी जैव श्रृंखला होती है ना, उस श्रृंखला में जो शाकाहारी जीव होते हैं वो कौन से पद पर आते हैं, कौन से स्थान पर आते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं या तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं? तो समस्त शाकाहारी जीव जीव होते हैं दोस्तों, ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। चलिए खैर इसको रीचेक करेंगे, श्रृंखला को पढ़ाएंगे, देखेंगे इसमें और। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध होने को क्या कहते हैं? एक से अधिक खाद्य श्रृंखला, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला, अगर खाद्य श्रृंखला जैसे हमने बताया ना शंकुधारी प्रकार से, एक इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बताई थी आप लोगों को, अलग अलग प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो अगर एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होंगी तो परस्पर संबंध होने को उसको क्या कहेंगे? पिरामिड कहेंगे, पोषण स्तर कहेंगे, खाद्य जाल कहेंगे या फिर खाद्य समूह कहेंगे? तो उसको हम दोस्तों खाद्य जाल कहेंगे, ठीक है ना, खाद्य जाल कहेंगे। एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होंगी तो, ठीक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ाया गया है और लास्ट वाले सेशनों में विस्तार से समझाया भी मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। सर्वभक्षी जीव का उदाहरण क्या है? सर्वभक्षी जीव, सर्वभक्षी जीव का उदाहरण शेर, हाथी, लोमड़ी या मानव? तो सर्वभक्षी मतलब वह जीव जिसको सब चलता है, वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, मतलब सर्वाहारी है, सब चल जाता है उसको, वो है मानव, ठीक है ना। मानव है, सब चलता है, इसे कुछ भी खा लेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा मापन की इकाई क्या है? अर्ग, जूल, कैलोरी या सभी? एग्जैक्टली सभी है, अर्ग, जूल, कैलोरी। लेकिन बेसिकली देखा जाएगा तो ऊर्जा मापने में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो जूल का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही लगाएंगे यहां पर। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के प्रत्यक्ष मूल्य क्या है? जैव विविधता का प्रत्यक्ष मूल्य क्या है? प्रत्यक्ष, वास्तविक मूल्य, प्रत्यक्ष मूल्य क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के मूल्य होते हैं। प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष रूप से हमको प्राप्त हो जाए, हैंड टू हैंड प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। और अप्रत्यक्ष वह है जो दीर्घ काल में प्राप्त हो, बाद में कभी प्राप्त हो। तो ऑप्शन ए कहता है सीधे जैव विविधता से प्राप्त लाभ, सीधे जैव विविधता से जो लाभ प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष मूल्य है जैव विविधता का, या फिर मानव द्वारा प्राप्त किए गए मूल्य, या जैव विविधता का संरक्षण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे, जैव विविधता से जो सीधे तौर पर हमें लाभ प्राप्त होता है उसी को हम जैव विविधता का प्रत्यक्ष मूल्य कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ तो आ रहा है ना सभी, क्योंकि पहले पढ़ रखे आप लोगों ने, नया कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में कुल अभिनिर्धारित जंतु प्रजातियों की संख्या कितनी है? अभिनिर्धारित ये आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आंकड़े को मैंने डेटा को मैंने चेक नहीं किया है, थोड़ा सा जो है दोस्तों इसमें पुराना डेटा है। तो ये जो 81 बता रहा, आंसर आपका इसमें 81 होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, ये 90 से 1 लाख के समथिंग भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, ठीक है ना। तो 90,000 से 1 लाख के बीच में जो भी डेटा लगे उसको आप, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे ना उसको आप टिक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमें 1 लाख से नीचे का जो डेटा है वो 81,000 दिख रहा है, इसलिए हम इसी को टिक लगाएंगे, इसी को राइट ऑप्शन चुनेंगे। ऑप्शन साफ सही हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत को कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? भारत को कितने जैव भौगोलिक तत्वों में माफ कीजिएगा प्रदेशों में बांटा गया है? 10, 8, 6, 4, तो 10, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विश्व को प्रदान की गई फसल नहीं है ना, ये नहीं, इनको ना थोड़ा ध्यान से देखा करें एग्जाम में। पर क्या होता है ना कि कभी कभी स्पीड के कारण क्या होता है कि इन चीजों को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो फट से उसको राइट मार देते हैं जो इसका उल्टा है। जैसे प्रश्न बोल रहा है कि भारत द्वारा विश्व को प्रदान की गई फसल नहीं है, और हमारे दिमाग में क्या छप जाता है कि भारत द्वारा विश्व को प्रदान की गई फसल है, कौन सी? फट से निशान लगा देंगे, गलत हो जाएगा, है ना। वो गलती नहीं करना है। धान, गन्ना, कटहल या रबड़? तो धान, गन्ना और कटहल भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं, रबड़ नहीं है। रबड़ हमने दुनिया को नहीं दी, बल्कि दुनिया से हमने ली है, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी पर जैव भौगोलिक प्रदेशों की संख्या
पूरी पृथ्वी पर जैव भौगोलिक प्रदेश कितने हैं? 191, 193, 194 या 192? तो दोस्तों मेरे डेटा के अनुसार 193 होना चाहिए। ठीक है ना, डेटा अपडेट होता है, ऊपर नीचे होता रहता थोड़ा बहुत, तो एक बार आप लोग सटीक रूप से एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा। जो प्रश्न, देखिए यार, जो एक्सेप्ट करने में मुझे कोई बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। ऐसा मत सोचेगा कि मैं अपनी कमियों को कभी छुपाऊंगा। जहां पर मैं रिसर्च नहीं करता हूं मैं वहां खुलकर बोल देता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग साथ धोखा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि देखिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, 43 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको गूगल करना है, एग्जैक्टली करंट जो डेटा है ना उसे आपको सर्च करना है। करंट डेटा क्या है, पूरी दुनिया में जैव भौगोलिक प्रदेश कितने हैं ये देखना है। और मेरे रिसर्च के अनुसार, मेरे डेटा के अनुसार 193 आ रहे हैं। अगर गूगल पे भी यही आए तो निश्चित होकर के आप जो है कंटिन्यू स्टडी को कंटिन्यू कीजिएगा आगे। अन्यथा जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना तो उस पर पेन चला दीजिएगा आप लोग। समझ आ रहा ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इंदौर में कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र आता है? इंदौर की बात करें तो जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन सा आता है? पश्चिमी घाट, एग्जैक्टली पश्चिमी घाट ही आएगा। ठीक है ना, पश्चिमी घाट। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगरों में जल प्रदूषण का स्रोत क्या है? जल प्रदूषण का, नगरों में ऐसे क्या है जो जल को दूषित कर रहे हैं? क्या है? परिवहन है, खनिज अपशिष्ट है, औद्योगिक बहिस्राव है या कृषि अपशिष्ट है? तो नगरों में तो कृषि होती नहीं है ना, ठीक है ना। खनिज अपशिष्ट जो बचते हैं, जरूरी नहीं कि वो जल को ही दूषित करेंगे। प्रदूषण तो फैलाएंगे, जरूरी नहीं कि पूरी तरह से जल प्रदूषण ही जल को ही प्रदूषित करेंगे। परिवहन वायु प्रदूषण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उद्योग जो होते हैं नगरों में, उद्योगों से जो हानिकारक पदार्थ निकलता है जो सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है, उसके कारण जल प्रदूषित होता है। इसलिए ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है? अस्थमा होता है, मलेरिया होता है, आंत्रशोथ होता है या अंधापन होता है? तो दोस्तों आंत्रशोथ होता है, आंत्रशोथ। ठीक है ना, लिवर वगैरह की कई समस्याएं आने लगती है इससे। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को हानि पहुंचाता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? बताइए, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली जो गैस है दोस्तों सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हानि नहीं पहुंचाती ओजोन परत को, याद रखिएगा। ठीक है ना, कभी कभी ये हेल्प भी करती है कार्बन डाइऑक्साइड तो, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत की धज्जियां उड़ा देती है, बहुत हानिकारक है गैस। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? सबसे प्रमुख कारण पूछा गया आप लोगों से। वनों का भारी कटाव, औद्योगिकरण, भूमिगत जल का गिरता स्तर, मिट्टी का अपरदन। दरअसल पर्यावरण प्रदूषण के सभी कारण हैं, चारों ही कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे प्रमुख कारण तो आप जानते हैं, वनों का कटाव, भारी मात्रा में कटाव। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखेंगे, इसी के साथ हमारा ये मॉडल पेपर वाली सीरीज कंप्लीट हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानव कानों के लिए कितनी ध्वनि सहनीय है? मतलब मानव अर्थात हम मैक्सिमम कितनी ध्वनि हम सुन सकते हैं, आवाज कितनी तीव्र सुन सकते हैं आसानी से, ताकि हमारे कान के पर्दे ना फटे। कितनी ध्वनि? 60 से 50 डेसिबल तक, या 40 से 50 डेसिबल, या 60 से 70 डेसिबल, या 90 से 100 डेसिबल? तो याद रहे, आरामपूर्वक, आरामदायक, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो आप जो सुन रहे हैं मुझे, ये लगभग 40 से, है ना, 35 से 50 डेसिबल के बीच में आप जो है वॉइस को सुन पा रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है। लेकिन अगर यही वॉइस इतनी तीव्र हो जाए कि आपको कानों में चुभने लगे, आपसे, है ना, बर्दाश्त ना हो, तो समझ जाइएगा कि 50 डेसिबल से ऊपर आवाज निकल चुकी है, 60 से 70 के में पहुंच रही है। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 40 से 50 डेसिबल एकदम परफेक्ट आवाज, वॉइस होती है, ध्वनि होती है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम पारित कब हुआ था? भारतीय वन अधिनियम पारित कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ? 1927। दैट्स व्हाई ऑप्शन इज ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में हमारा आज का मॉडल पेपर होता है कंप्लीट, और सिर्फ मॉडल पेपर ही नहीं दोस्तों, बल्कि पर्यावरण वाली ये सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट है आप लोगों के लिए। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि फाउंडेशन कोर्स को मैं पूरे विस्तार से
एक एक चैप्टर को लेकर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिन सभी को अगर आपने लगा लिया तो मैं दावे से बोलता हूं कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ करके नहीं आओगे, है ना। और परफेक्टली आपका एग्जाम होगा, बहुत शानदार पेपर आप लोगों का जाएगा। और वादे के मुताबिक मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी फाउंडेशन कोर्स को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। सिर्फ थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट बचे हुए फाउंडेशन कोर्स में, हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कर दिया है। उसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट अन्य हैं उनको कंप्लीट करना बचा हुआ है, बहुत जल्दी वो भी कवर हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड ईयर का फाउंडेशन पूरी तरह से अब आपके पाले में आ गिरे हैं, आपके लिए तैयार है। नहीं दे मिल रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आसानी से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा यूट्यूब का ज्ञान नहीं है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पर नोट्स के साथ में लेक्चरों की लिंक भी आसानी से मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज यहीं तक, मिलेंगे कल फिर और नए सेशन के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।